तो बच्चों आज हम कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे प्रश्न हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। हम इसके बारे में एक से ज्यादा पार्ट में पढ़ेंगे जिससे कि वीडियो की लंबाई ज्यादा ना हो जाए। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कॉपी पेन लेके बैठे। मैं आपको इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे और साथ के साथ आप उनको नोट करते रहें। अगर किसी को मेरी स्पीड अधिक लगे तो वो अपनी स्पीड कम करके देख सकता है, और वहीं अगर किसी को मेरी स्पीड कम लगे तो वो अपनी स्पीड बढ़ा के भी देख सकता है। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले 1884 में कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से एओ ह्यूम जो कि ब्रिटिश रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे उन्होंने की थी हमारे वायसराय लॉर्ड डफरिन के कहने पर, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको फिर उनकी सरकार को ब्रिटिशर्स को फिर से किसी ऐसी क्रांति का सामना ना करना पड़े जैसा कि उन्होंने 1857 की क्रांति का किया था। उन्होंने सेफ्टी वाल्व के तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहा। उन्होंने इस मंशा से इसका स्थापना करवाई थी कि अगर भारत के लोगों के अंदर विद्रोह इतना बढ़ जाए कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाए तो उसके लिए उन्होंने इसको इस तौर पे बनाया था जैसे कि कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है। कुकर में क्या होता है कि जब उसके अंदर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब उसकी क्षमता से ज्यादा होने लगता है तो वो सेफ्टी वाल्व के थ्रू बाहर निकलने लगता है और धीरे धीरे करके निकलता है, उससे कोई बड़ा विस्फोट नहीं होता है। तो उनका उद्देश्य यही था कि अगर भारत के लोगों में किसी भी बात को लेकर अगर अधिक रोष होता है तो वो इस कांग्रेस के थ्रू इनके पास पहुंचे और ये उस कांग्रेस के थ्रू ही उसको दबा दे। तो इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 में ब्रिटिश रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से इसकी स्थापना की, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दिया था दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी के बारे में बात करें तो इनसे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसे कि कांग्रेस के पितामह के नाम से इनको जाना जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, ट्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, जिसमें कि इन्होंने बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत से भारत के धन को इंग्लैंड में पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है। इसके अलावा इन्होंने रफ गुफ्तान नाम की जो पत्रिका है उसका संपादन भी किया है, और ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी 1867-68 में, और उस समय इन्होंने बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति व्यक्ति है। चलो हम आगे अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। तो प्रथम इसका अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। 1885 में बंबई में, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों इसका अधिवेशन पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में उस समय अकाल और प्लेग होने के कारण इसको वहां से स्थगित करके बंबई में किया गया। बंबई में एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय नाम के विद्यालय में इसका जो पहला अधिवेशन था वो हुआ। इसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। इसमें 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है कि 1885 के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किस व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था। तो बच्चों वो थे हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, और ये इंपोर्टेंट क्यों है, इनके बारे में क्यों नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा तो और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भाग नहीं लिया होगा। तो ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के जो संविधान का निर्माण है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अब उन्होंने संविधान का निर्माण किया था तो उन्होंने इसमें भाग क्यों नहीं लिया? इसके लिए बच्चों क्योंकि उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन नाम की एक पार्टी की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस के साथ में मिलकर। तो अगर आपसे प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी 1876 में। उसकी पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1883 में हुई थी पश्चिम बंगाल कोलकाता में, और उसकी जो दूसरी जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1885 में, उसी समय जिस समय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन चल रहा था बंबई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में, उसी समय इंडियन एसोसिएशन का भी दूसरा कॉन्फ्रेंस चल रहा था कोलकाता में। इसकी वजह से उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। देखो बच्चों, कांग्रेस को बनाया तो डफरिन ने अपने हिसाब से था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग आ गए जो उसके हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहते थे, और उन लोगों ने इस तरह से उसको हैंडल किया। वो लोग चाहते थे कि कांग्रेस किसी भी एक क्षेत्र की या फिर किसी भी एक धर्म की पार्टी ना बने। वो चाहते थे कि कांग्रेस को पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में और हर किसी व्यक्ति की पहुंच तक बनाया जाए। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले तो इसके जो भी अध्यक्ष थे उनको अलग अलग धर्मों से
नियुक्त करना शुरू किया, जिससे कि किसी भी एक धर्म को ये ना लगे कि कांग्रेस हिंदुओं की है या कांग्रेस मुस्लिमों की है या फिर ये कांग्रेस अंग्रेजों की है, इस तरह से। और उन्होंने दूसरा ये किया कि उसके जो भी अधिवेशन होने थे उनको देश के अलग अलग हिस्सों में करवाया, ना कि केवल मुंबई और कोलकाता में जहां पर ब्रिटिशर्स का ज्यादा आधिपत्य था। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि हर स्थान के और हर धर्म के लोग उनके साथ जुड़े, ताकि वो एक राष्ट्रव्यापी संस्था बन जाए। तो इसके लिए उन्होंने पहला जो अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में। इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या कभी एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी? क्या कभी उन्होंने इसके किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की? जी नहीं। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना जरूर की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसके किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। लेकिन इसका जो प्रथम अधिवेशन था जो 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, उसमें इन्होंने एज ए सचिव कार्य किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना करने वाले एओ ह्यूम ने कौन से अधिवेशन में सचिव का कार्य किया था? तो प्रथम अधिवेशन में। ठीक है। इसके बाद 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ। हमने आपसे बात की थी कि इन्होंने अलग अलग धर्मों के लोगों को अध्यक्ष बनाया था। तो पहले जो थे हमारे ये हिंदू थे। इसके बाद 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में। ये पारसी धर्म के मानने वाले थे। दादाभाई नौरोजी के बारे में हम पहले ही कई बातें जान चुके हैं, जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कांग्रेस के पिता में, ठीक है, और राष्ट्रीय आय की गणना, वो सारी चीजें आप उनको नोट करते हैं। और 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पार्टी थी, जो उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ में मिलकर बनाई थी, उसका विलय कर दिया गया था कांग्रेस में। और क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना कराई गई थी वो लॉर्ड डफरिन के द्वारा कराई गई थी अपनी इच्छा पूर्तियों के लिए, तो वो चाहता था कि उनके ऊपर मेरा प्रभुत्व रहे। इसी के लिए उन्होंने अपने रिलेशन अच्छे बनाने के लिए और उनको सब दिखाने के लिए कि हाँ तुम हमारे ही नीचे काम करोगे, उसके लिए उन्होंने उनके लिए एक गार्डन पार्टी रखी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गार्डन पार्टी कौन से वायसराय ने किसके लिए रखी थी? तो कांग्रेस के सदस्यों के लिए गार्डन पार्टी 1886 के अधिवेशन के बाद लॉर्ड डफरिन के द्वारा रखी गई थी। इसके बाद अगला अधिवेशन 1887 में हमारा हुआ मद्रास में। देखो, पहला हमारा हुआ था बॉम्बे में, जो कि भारत के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। उसके बाद दूसरा हुआ कोलकाता में, जो कि पूर्वी हिस्से में पड़ता है। इसके बाद मद्रास में, जो कि भारत के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है, और इसकी अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के 1887 यानी कि तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये मुस्लिम थे। आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1857 के मद्रास अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था, और आम जनता के पार्टिसिपेट के लिए इसको खोल दिया गया था। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी इच्छा हो वो कांग्रेस का सदस्य बन सकता था और इसमें हिस्सा ले सकता था। इसके बाद 1888 1888, अब देखो, जो जिस मंशा से, जिस उद्देश्य से लॉर्ड डफरिन ने इसकी स्थापना की थी, उसे उसकी पूर्ति होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसके अगला अधिवेशन की अनाउंस किया गया, घोषणा की गई कि इसको इलाहाबाद में किया जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने इलाहाबाद में इसके अधिवेशन के लिए स्थान देने से मना कर दिया। तो उस समय वहां पे एक राजा हुआ करते थे, राजा दरभंगा। उन्होंने वहां पे इलाहाबाद में लोधर काउंसिल नाम का एक स्थान खरीद के दिया था, और तब ये अधिवेशन वहां पे किया गया था। और इसकी अध्यक्षता की थी पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल ने। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज कौन थे जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वो थे जॉर्ज यूल। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो जिसके लिए जगह किसने प्रोवाइड करवाई गई थी? राजा दरभंगा ने लोधर काउंसिल को खरीद के उसके लिए दिया था। इसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1889 में। अगेन बहुत इंपोर्टेंट है, ये फिर से मुंबई में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। बच्चों, अभी तक कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में किसी भी महिला ने भाग नहीं लिया था, लेकिन ये प्रथम अधिवेशन था 1889 का मुंबई का, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। इसमें प्रथम बार महिलाओं ने हिस्सा लिया, और कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना जाता था, अब तक तो उसको धार्मिक आधार पर चुना जाता था, लेकिन अब से उसको 21 वर्षीय मताधिकार के हिसाब से उसको अध्यक्ष को चुना जाता था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार को स्वीकार किया गया, और कौन से अधिवेशन में सबसे प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया? तो 1889 का मुंबई अधिवेशन, जो विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद 1901 का अधिवेशन, जो कि कोलकाता हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी दिनसा बाचा ने।
ये प्रथम अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि गांधी जी तो 1915 में भारत आए थे, उससे पहले उन्होंने कैसे इसमें भाग लिया। गांधी जी ने, अगर आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए, तो वो 1915 में आए थे, लेकिन उन्होंने 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में इसमें कांग्रेस में भाग लिया था एज ए सदस्य, एक सदस्य के तौर पर उन्होंने भाग लिया। अब महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़े से पॉइंट जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे को माना जाता है। गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। ये शेख अब्दुल्ला के निमंत्रण पर गए थे। दक्षिण अफ्रीका से इनको शेख अब्दुल्ला ने निमंत्रण दिया 1893 में, क्योंकि वहां पे इंडियंस के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, उसके लिए गांधी जी वहां पे गए। और 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, आपसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में की। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी भारत वापस कब लौटे, तो 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे, और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जाना जाता है। हमने काफी सारे पॉइंट्स गांधी जी के बारे में जान लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1896 का अधिवेशन होता है, बहुत अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी जी ने, और इसमें इंपोर्टेंट क्या हुआ था कि भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सबसे प्रथम बार गाया गया था। ठीक है, अब वंदे मातरम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वंदे मातरम जो है वो हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा रचित आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ को उन्होंने सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखा था, जो कि 1882 में हुआ था। और इस आनंद मठ जो लिखा गया है हमारा, वो बंगाली भाषा में लिखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जिस उपन्यास से राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम लिया गया है वो किस भाषा में रचित है, तो वो हमारा बंगाली में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम, जिसमें वंदे मातरम लिखा गया है, वो मूल भाषा कौन सी है, तो वो संस्कृत है। देखो इस बात को समझना, आनंद मठ बंगाली में लिखा गया है, लेकिन उसी के अंदर संस्कृत में वंदे मातरम को लिखा गया था। ठीक है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, और इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध बंगाल के नेहाटी गांव से है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये स्टेटमेंट्स भी आपसे पूछी जाती हैं कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस के बारे में ये स्टेटमेंट दी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे। इससे पहले 1888 में जो कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में, उसमें सबसे प्रथम बार लाला लाजपत राय जी ने भाग लिया था, और इन्होंने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो वंदे मातरम से संबंधित हमने इसके पॉइंट्स जान लिया, और इसमें एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। हमने आपकी दादाभाई नौरोजी द्वारा दिए गए धन बहिर्गमन के सिद्धांत, यानी कि ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ के बारे में अभी बात की थी, तो उस सिद्धांत को 1896 के अधिवेशन में ही पारित किया गया था, यानी उसको स्वीकार किया गया था, उसको मान लिया गया था कि हाँ दादाभाई नौरोजी जो कह रहे हैं वो सही है। इसके बाद 1905 का अधिवेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में हुआ था। अब 1905 वह समय है जब से कांग्रेस में अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न होना शुरू हो गई थी। इसमें मुख्य थी गरम दल और नरम दल। गरम दल के जो नेता थे वो थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, ये सब लोग जो नेता थे वो गरम दल के थे, और ये चाहते थे कि क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला भी था कि वर्ष में एक बार टकराने से कुछ नहीं होगा। वो चाहते थे कि पूरे वर्ष भर सिर्फ केवल और केवल साल में एक बार, साल के अंत में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन कर देने से कुछ नहीं मिलेगा, हमको पूरे साल क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन जो नरम दल के नेता थे वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसी गतिविधि हो जो क्रांतिकारी हो और जिसमें कि अहिंसा हो, जो वायलेंस हो। तो इसीलिए और 1905 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, वो थी बंगाल विभाजन। उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन, और उसने भारतीयों में एकता को देखते हुए उसने फिर से वही किया जो अब तक वो करते आ रहे थे, फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने अपनाई। उन्होंने देखा कि कांग्रेस जो कि उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसकी स्थापना की थी, वो उद्देश्य उसको अपना पूरा हुआ नहीं दिख रहा था, तो इसलिए उसने अपनी फिर से वही रणनीति अपनाई। और जो पश्चिम बंगाल था, उस पश्चिम बंगाल में
जिस हिस्से में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जो हिस्सा, उसको पूर्वी बंगाल, और जिस हिस्से में अन्य धर्म के लोग निवास करते थे उसको पश्चिम बंगाल में उसने विभाजन कर दिया। इसका बहुत बड़े लेवल पर विरोध किया गया और उनमें विरोध करने की जो तरीका था वो नरम दल वाले चाहते थे कि क्रांतिकारी विरोध हो, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो कि नरम पंथियों के यानी कि नरम दल के जो नेता थे उन्होंने उसका उस तरह से विरोध नहीं किया, इसीलिए उनको विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विपक्ष के नेता की उपाधि किसको और कब दी गई? तो 1905 के अधिवेशन में बंगाल विभाजन का विरोध न करने के कारण गर्म पंथियों ने गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कहा। इसी अधिवेशन में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, और बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1906। तो 1906 का जो अधिवेशन था कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, और इसमें सबसे पहले स्वराज्य की मांग की गई। देखिए 1905 में मतभेद होने लगे थे कांग्रेस के दो धड़ों में, गरम दल और नरम दल में, और उसको दबाने के लिए कांग्रेस के जो पितामह जिनको कहा जाता है, जैसे कि महाभारत में भीष्म पितामह थे, उनकी बात सभी मानते थे, उसी तरह से कांग्रेस के पितामह दादा भाई नौरोजी को बुलाया जाता है कि ये जो कांग्रेस के जो अलग दो फाड़ होने वाले हैं इसको किसी तरह से रोक लिया जाए। तो उनको अधिवेशन का अध्यक्षता के लिए बुलाया गया, उनको अध्यक्ष बनाया गया, और उस साल कोई भी ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा कोई घटना नहीं घटी और कांग्रेस अभी भी अकेली थी, यानी कि एक ही थी, कांग्रेस का बंटवारा नहीं हुआ था। तो 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की, और यह पहला अधिवेशन था जिसमें स्वराज्य की मांग की गई। स्वराज्य शब्द का अगर पूछा जाता है कि स्वराज्य शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसका प्रयोग किया था, और दयानंद सरस्वती वही है जिन्होंने वेदों की ओर लौटा का नारा दिया था। ठीक है, अब लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में की गई थी। ये यहां सिर्फ स्वराज्य के बारे में बात की गई थी, पूर्ण स्वराज्य के यहाँ पूर्ण स्वराज्य से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को आप नोट करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में पहले से कई बिंदु जान चुके हैं, और एक और इनके बारे में पॉइंट जान लेते हैं। इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करती थी मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा प्रथम व्यक्ति थी जिन्होंने भारत के बाहर भारत के झंडे को लहराया था। वो उन्होंने 1907 में जर्मनी में स्टटगार्ड में लहराया था। इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट्स आप इनके बारे में नोट कर सकते हैं। तो अब हम इसके अगले पार्ट में इसके आगे के अधिवेशनों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।